नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़ियात हुए हैं। 7 अगस्त 2022 को परभनी शहर के शाहीन एकेडमी यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसी के साथ में डॉक्टर सैयद रैयान फेमस आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर शानुल्लाह खान जो डायरेक्टर महाफार्मा के है, उसी के साथ में खैर शेख एडमिनिस्ट्रेटर जो शाहीन एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर है, इन्होंने पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर डॉक्टर साहलिया कौसर जो सीनियर गैनकोलॉजिस्ट है, उसी के साथ में सदरुद्दीन चिश्ती सर, नीट एक्सपर्ट आरआर मोहम्मद अकबर सर, कैरियर काउंसलर डीएड कॉलेज, उसी के साथ नजम फारूकी सर जो काउंसलर है, और शेख मारूफ सर नेशनल सेक्रेटरी वार्म के हैं। इन्होंने जिस तरह से पेरेंट्स को और पेरेंट्स के अलावा जो लोग, जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स 11th 12th और नीट की एक तैयारी कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, जिस तरह से अब उन लोगों को अब अपना कैरियर बनाना है, जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। इस वक्त बड़ी तादाद में पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मौजूद थे। जिस तरह से आज के दौर में, इस जदीद दौर में विद्यार्थी, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एक दूसरे से कांटेक्ट करके जिस तरह से यहाँ के टीचर्स किस तरह से इन विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, ये भी मालूमात इस वक्त फराहम की गई हैं। क्या था, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने, मान्यवरों ने दी है और क्या आह्वान इन विद्यार्थियों से किया है। आपको जो है मॉर्निंग टू इवनिंग आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपका एक एक वक्त, एक एक लम्हा जो है वो जो है मैटर करता है। जब आप है तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्या कर रहे हो, क्रैक कर रहे हो। विजनरी लोग जो रहते हैं तो बच्चों को अपने तो हाई स्कूल प्राइमरी लेवल से ही क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आपने गुज़िश्ता टीना डाबी का नाम सुना? इत्तेफाक से ये फील्ड छोड़ के हैं और सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। टीना डाबी का नाम सुना आपने, जिसने तो सिविल सर्विसेज में टॉप किया था, और दूसरे नंबर पे थे कश्मीर के अथर आमिर, है ना। अभी बीच में चला, वो दोनों की शादी हुई, शादी के बाद वो लोगों का तलाक भी हो गया। बहरहाल ये लोगों का नाम आया हुआ है। तो टीना का जब इंटरव्यू हुआ, टीना की बहन, छोटी बहन, इस साल उसने तो सिविल सर्विसेज क्रैक किया, छोटी बहन। तो टीना का जब इंटरव्यू हुआ तो टीना ने कहा कि मैंने 8वीं से तय किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, और 8वीं से मैंने क्या की थी, एक रोड मैप बनाई थी कि मेरे को 8वीं के बाद 9th 10th में किस तरह से करना है, 11th 12th में कौन सी फैकल्टी लेना है, कौन से सब्जेक्ट लेना है, ग्रेजुएशन में क्या रहेगा। इस तरह से जो है उसको पूरा है तो करियर का, उसने है तो करियर का पाथ डिज़ाइन की थी। और यकीनन जब वो पीजी में थी तो उसने तो सिविल सर्विसेज क्रैक किया। इस साल की यूपीएससी टॉपर जो है, इस साल की यूपीएससी टॉपर श्रुति, वो एमए फर्स्ट ईयर में रहते हुए उसने तो यानी कि ग्रेजुएशन हुआ, उसकी उम्र देखिए कितनी है, 18 और 3 21, 22 साल की उम्र में है। तो उसने एमए फर्स्ट ईयर में थी, उन्होंने हिस्ट्री में जामिया मिलिया इस्लामिया में उसने है तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया। तो क्या होता है, किसी भी सक्सेसफुल स्टोरी को यहाँ पर आके बोलने का मतलब यह है कि आप जो है अपना एक करियर पाथ डिज़ाइन करें कि मुझे क्या करना है। मुझे नीट क्रैक करना है तो मुझे नीट में कौन कौन से ऑप्शंस मेरे लिए हैं। क्या मैं एमबीबीएस के लिए मैं तो कॉम्पीट कर पाऊंगी, या फिर मुझे बीडीएस करना है, क्या मुझे बीएमएस करना है, क्या मुझे जितने हैं तो अलग अलग फील्ड्स हैं मेडिकल के अंदर, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे नीट ही करना है, अपने एमबीबीएस ही करना है। तो आप जो है अपनी स्ट्रेंथ को काउंट करें, अपनी वीकनेसेस को जाने, और उसके बाद जो है करियर को शेप दें। डिसिप्लिन जो होता है कि किसी भी शोबे में अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को रिजल्ट्स, आपको नताइज अक्स करना है, तो इसके लिए आपके अंदर सबसे पहला डिसिप्लिन, क्योंकि नीट का सिलेबस मैंने देखा है इतना वास्ट है। अगर आप एक एक सब्जेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट, एक एक सेक्शन में 18 और 36 चैप्टर्स हैं, और उसके कंटेंट्स जो हैं, और नीट के पहले और नीट के बाद में इतना फ़र्क है कि वास्ट सिलेबस हो गया है। नेशनल लेवल पे आप स्टेट लेवल बोर्ड से निकल करके आप नेशनल लेवल पे आ गए।
तो कंटेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि इस उम्र में और हमारे पास जो वसाइल परभनी में है या हमारे पास जो काबिलियतें हैं या हम जिन स्कूलों से निकल के आते हैं, ख़ासकर माइनॉरिटी वाला तबका, तो उन बच्चों के लिए उस सिलेबस को कवर करना ये निहायत ही मतलब मुश्किल तो नहीं समझ जाइए कि, लेकिन बड़ा यानी कि मुकाबला जाती होता है। तो इसके लिए एक मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन और पहले से डिसिप्लिन का जो तरतीब है, क्योंकि ये होता है कि कई बार मतलब हम लोगों की शिकायतें रहती है, पेरेंट्स की भी शिकायतें, बच्चों की भी शिकायतें ये रहती हैं कि जब रिजल्ट्स आए तो या ना आए, दोनों भी कंडीशंस के अंदर ये है कि रिसोर्सेस मिले या नहीं मिले, फैकल्टीज़ अच्छे थे या नहीं, या हमने हमारे बच्चे को किस ट्यूशन क्लास में पढ़ाया, या कितना कंट्रीब्यूशन किसका रहा, माँ बाप ने कितना उनको हेल्प किया, ये सारी जहन में हमारे सवालात रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप अपना जो बच्चा है वो कितना काबिल है। क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूट या अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को, यानी अगर वो बना सकते तो वो अपने सारे बच्चों को डॉक्टर बनाते, वो अपने सारे बच्चों को इंजीनियर्स बनाते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो हमारे बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है, जैसे अकबर सर ने बताया कि यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें। जज़ाकल्लाह खैर नजम फारूकी सर। मैं शेख मारूफ सर नेशनल सेक्रेटरी वाम से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर सालिहा कौसर साहिबा मराठवाड़ा में मेरिट में तीसरी आई थी गालिबा, और वो एक बहुत बड़ा जो है परभनी के लिए एक क्या कहेंगे कि एक धमाका था कि एक लड़की जो है उस वक्त MBBS को लगी, और वो सारे बच्चों के अंदर उसका एक इंस्पिरेशन था कि अब हम भी डॉक्टर बनेंगे, और वहाँ से फिर जो है डॉक्टर बनने का एक माहौल बना। उसके बाद जो है डॉक्टर ज़फ़र इकबाल हैं, इनके ज़माने में भी डॉक्टर ज़फ़र इकबाल में से 1 साल सीनियर, यानी कि 79 की इनकी अपनी बैच थी 10वीं की, और 81 में इन्होंने 12वीं पास किया। उस वक्त जो है मेरिट की बुनियाद पर मेडिकल में एडमिशन होते थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में डॉक्टर ज़फ़र इकबाल को भी मेरे जो है मेडिकल की सीट मिली। तो ये बहुत यानी कि क्या कहेंगे कि परभनी का एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद फिर जो है परभनी के बच्चों ने, मुस्लिम बच्चों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज तक आप देख रहे हैं कि हर साल परभनी के बच्चे मेडिकल में एडमिशन हासिल कर रहे हैं, और अब इसकी तादाद बहुत अच्छी हो गई है। बल्कि परभनी एक ज़माने में पूरे मराठवाड़ा में डॉक्टर्स का सेंटर हुआ करता था। यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं, मुझे लगता है कि औरंगाबाद के बाद परभनी से ही डॉक्टर बने हैं। स्टेज पर मौजूद मेहमान और प्यारी बच्चियों, बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स, सभी को खुशामदीद। और सबसे पहले मैं तो ये मुबारकबाद दूँगी अपने डॉक्टर खदीर सर बिदर वाले, शाहीन एकेडमी के चेयरमैन, जिन्होंने परभनी में भी इतना अच्छा मौका फराहम किया, और हमारे परभनी के भी मेंबर्स ने इसको सराहा, और बहुत मेहनत से 2 साल से ये कोशिश से आज हम इतनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं शाहीन एकेडमी की, जो कि डॉक्टर ज़फ़र इकबाल है, डॉक्टर रियान है, मुखैर है, और सब इसके मेंबर्स, इन्होंने सही भी जो मेहनत करके ये जो परवान चढ़ाया है शाहीन एकेडमी की ब्रांच को, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। बहुत ही इनको मुबारकबाद। कल मुझे डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जब आए, जब इतना डिटेल मालूम पड़ा, नहीं तो पहले मुझे मालूम नहीं था, सिर्फ सुनते थे कि शाहीन एकेडमी इधर चल रहा है, मगर इतना मसरूफ़ अपने शेड्यूल से भी कहीं मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ था। लॉकडाउन में वो हॉस्पिटल में भी बिजी थे, मगर कल इनके आने से बहुत सारी बातें खुली हुई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आजकल देखिए कैसा माहौल हो गया है कि बच्चों के पीछे सब पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कि अच्छे से अच्छा मेडिकल लाइन में जो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया था कि पेरेंट्स और बच्चों में एक जज्बा पैदा करे पढ़ाई का। कि जो टीचर ने मेरी ज़िंदगी संवारी है, जो रैयान के नानी है रशीदा रहमान, जो गर्ल्स हाई स्कूल में मुझे पढ़ाते थे 4वीं से 10वीं तक, तो उन्होंने मेरा जब परफॉर्मेंस देखते थे कि मैं हर साल स्कूल में फर्स्ट आती थी,
मगर घर में कुछ माहौल नहीं था पढ़ाई का। हमारे घर से कोई लड़का भी कॉलेज को नहीं गया था, ना कोई मामा ना चाचा, कोई भी कॉलेज को नहीं गए थे। तो हमारे घर से बहुत अपोज था दरियाल की तरफ से कि लड़की को कॉलेज में नहीं भेजना। और मुझे जब 10वीं में 3 महीने में बीमार थी, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो सब डायलेमा चल रहा था कि इसको एग्ज़ाम में बिठाना या नहीं बिठाना। तो भी मैं सिविल हॉस्पिटल में भी एडमिट रह के पढ़ाई करती थी और मैंने सिविल हॉस्पिटल में ही बैठ कर एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। और मुझे याद है सईदा हाशमी आपा जो मेरे मैथमेटिक्स के टीचर थे, उन्होंने एग्ज़ाम का फॉर्म लाया, बोले क्यों एग्ज़ाम देते, इतने बीमार हैं। और नहीं बाजी मैं एक साल बेकार नहीं करना चाहती। तो जब मैं 1977 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दी और माशाल्लाह स्कूल में मैं फर्स्ट आ गई। जब परसेंटेज 77 था, मगर 3-4 बच्चे जो फर्स्ट क्लास आए थे उसमें मैं फर्स्ट थी। तो जब 10th का रिजल्ट आने के बाद फिर हमारे घर में तो कुछ एजुकेशन का माहौल नहीं था। डॉक्टर इंजीनियर तो कैसे बनते मालूम भी नहीं था, ये उसका नाम और निशान दूर दूर तक मालूम नहीं था और मुझे भी मालूम नहीं था। मगर मुझे अल्लाह ताला की तरफ से पढ़ाई का जज्बा था कि मैं आगे पढ़ूँगी। जैसा मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद बोल रहे थे घर में कि तुम टेलरिंग करो या फिर टीचर बनो, D.Ed करो। मैं बोली नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे आगे पढ़ना है, मगर क्या बनना है वो मालूम नहीं था। तो फिर मैं सब डायलेमा में मैं रशीदा रहमान बाजी के पास से इधर था परभनी में शिवाजी कॉलेज, तो रशीदा बाजी ने मुझे एडमिशन दिलाया। तो जब एंट्री की कॉलेज में एडमिशन दिलाया तो मेरा 72 परसेंटेज था। मुझे अल्लाह की तरफ से सही बोलती कि इतना शौक़ था। मैं जब सुभाष रोड से शिवाजी कॉलेज जाती थी, रास्ते से पढ़ते जाती थी। फिर हमारे घर के वालिदैन भी वॉच रखते थे, रास्ते में 2-3 दुकान वालों को बोल के रखे थे देखो हमारी बच्ची अकेली कॉलेज को जाती बोल के। तो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। तो जब हमारे कॉलेज के सब लेक्चरर्स को सब मुझे प्रिंसिपल कैबिन में बुलाए और फिर मेरी इंक्वायरी चालू की कि आप कौन है, किसकी लड़की है, आप कैसा पढ़ती है, आप कैसे हैं। तो मैं बोली मुझे तो घर से इतना अपोज था कि घर में मुझे 11 बजे के बाद रात में पढ़ने से मना करते थे, तो मैं छुप छुप के पढ़ाई करती थी। जनरल मेरिट में फिर मैं 3rd आ गई, मगर 1st और 3rd में सिर्फ 2 मार्क्स का फ़र्क था। तो जहाँ पर डॉक्टर मांडकरी का सिविल सर्जन थे, उनका लड़का 1st था और मैं 3rd थी, सिर्फ 2 मार्क का फ़र्क था। तो हमारे वालिदा ऐसे सिविल हॉस्पिटल में जाते थे, तो जब पेपर पढ़ रहे थे, अरे बोले ये परभनी की कौन लड़की है, बोले ये 3rd आ गई और हमारा बच्चा खाली 2 मार्क का फ़र्क है बोले। तो हमारे वालिदा बोले डॉक्टर साहब हमारी बेटी है बोले। तो उन्होंने ऐसा सर को हाथ लगाया और वालिदा को बाजू में बिठाए, बोले मैं तो मेरे बच्चे को SB कॉलेज में रखा था बोले औरंगाबाद में, तुमने यहाँ कैसे पढ़ाए बोले। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि जब से जो रिज़ल्ट निकला, जैसे मारूफ सर ने बताया कि सबको एक अपनी मिसाल कायम हो गई, मगर मुझे यह खुशी है कि मेरी वजह से अल्लाह ने जो मुझे ताकत दिया था पढ़ने की, उसकी वजह से आजकल इतने बच्चे अपन देख रहे हैं कि मेडिकल में इंटरेस्ट ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स में भी बहुत जज्बा पैदा हो गया है लड़कियों को पैदा करना। सही बोलते हैं कि अपने मराठवाड़ा में मेडिकल का ही बहुत फैड हो गया है। अब बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा मेडिकल को जाना ही चाहिए। और पहले कुरान से आप तालीम शुरू करो और अगर अल्लाह की मदद होगी तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। और अपने माँ बाप को मिसगाइड मत करो, आपसे नहीं होता तो बिल्कुल बोल दो मैं ये नहीं कर सकती। उनको बिल्कुल मेंटल टॉर्चर होता माँ बाप को जब अपन भरोसा करते हैं कि हाँ मैं मेडिकल को जा रही हूँ और इधर दूसरा टाइम पास कर रहे, तो वो बहुत गलत बात है। ये तो माँ बाप, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि अल्लाह ताला के बाद दर्जा किसका है, माँ बाप का है। उसके पास अपने को कदर करना है टीचर की। तो माँ बाप से आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों तो उनका जो मॉरल जो हर्ट होता है वो उन्होंने किसी को बता नहीं सकते। तो बच्चों पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके दिल में इंटरेस्ट है तो करके बताइए, फजूल उनका वक्त और पैसा मत वेस्ट कीजिए। और पहले कुरान की तालीम करो, अगर कुरान पढ़ेंगे तो ही आपकी लाइफ सक्सेस होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। जो तो आखिरत के हिसाब से अगर ज़िंदगी गुजारोगे तो दुनिया भी कामयाब होगी, सिर्फ अगर दुनिया के पीछे पढ़ोगे तो आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो पहले तर्जुमा पढ़िए कुरान का, नमाज की पाबंदी कीजिए, फिर जितना टाइम मिलता है उतने में पढ़ाई कीजिए तो अल्लाह बिल्कुल कामयाबी देगा। और नहीं समझो बहुत ही दर्द है, समझो नहीं पढ़ा बोल के 2-4 रसीद कर देना, दन 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 मारे, उसके बाद बाहर। उससे बच्चा पढ़ रहा क्या भाई? पेरेंट का काम है कि ये जो बच्चा आपका पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसको देखना,
और अगर अपने पास खाली वक्त अगर से है तो उसके सामने बैठे। अगर आप कुछ भी नहीं करें, समझो उसको कुछ भी नहीं पढ़ा रहे और बच्चे के सामने अगर से बैठे रहेंगे आप खाली, तो आपका बच्चा तरक्की करे। और नहीं आप समझे कि जिम्मेदारी सारी लोगों की है। और कुछ वक्त होता ना अपने पास बेकार, जो हम बेवजह इधर उधर खपा देते तो उधर, तो बच्चों के साथ उसको गुजारना चाहिए ना, घर में गुजारना चाहिए ना। अब रह गया बच्चों का, समझो तो पेरेंट्स रिपोर्टों में ऐसा नहीं है। तो हम ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं, और ब्राह्मणों का बूढ़ा भी जो भी होता ना, वो दादा वगैरह भी जो होता, वो बच्चों के सामने बैठा हुआ रहता। कोई भी अखबार निकाल के, कोई भी बुक निकाल के पढ़ते हुए बैठा हुआ रहता। अब रह गया बच्चों के उसमें, समझो कि बच्चा भाई कमज़ोर है और होशियार है, ये 10th का रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है। जो अच्छे भी मार्क्स आते ना, वो 3 महीने की मेहनत पे रहते। ऐसा नहीं रहता कि उन साल तमाम पढ़ता हूँ। समझो अपने बच्चे के नंबर कम आए, मतलब ये हुआ कि वो 3 महीने नहीं पढ़ा। अगर से यहाँ अगर से वो कोशिश करेगा तो हो जाएगा। पेरेंट्स को अभी भी ये क्लियर नहीं है कि नीट या JEE का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या है। अभी भी वो यही सोच के बैठे हैं कि जो बोर्ड का जो सिलेबस होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम लिख दिए कि अब जो है सोचते हैं कि अब हमको नीट करना है या JEE करना है। नीट का ज़्यादा रुझान है, इसलिए ज़्यादातर नीट की बात होती है। तो नीट के लिए या JEE के लिए जो सिलेबस होता है, वो हम सेंट्रल बोर्ड का जो सिलेबस है 11-12 वो भी मुकम्मल, ओके। और जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हम जो थ्योरी एग्ज़ाम लिखते हैं बोर्ड का, वो सिर्फ 12th का जो सिलेबस होता है उस पर होता है। तो ये दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। हम ये ना सोचें कि सिर्फ 12th का बोर्ड पढ़ लिया तो अब हम नीट लिखने के लिए तैयारी कर ले सकते उतने से, बिल्कुल नहीं हो सकता। 11th NCERT या जिसको CBSE बोलेंगे आप, और 12th, ये दोनों मिला के आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप जो है नीट की या JEE की तैयारी करें हैं ऐसा लगेगा। दूसरा कि जैसे शाहीन एकेडमी, तो हर एकेडमी में या हर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे देखेंगे कि जो सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है, उसका जो शेड्यूल बनाया जाता है, तो एक जनरल है शाहीन में कि तकरीबन 7 to 8 मंथ्स लगभग इतना टाइम जो है 11th के लिए, लगभग इतना ही टाइम आपको 12th के लिए भी दिया जाता है। ये मैं टीचिंग इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। और आपको ये पता है, अब काफ़ी टाइम आप जो है ज्वाइन हो चुके हैं, जो जूनियर भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगभग 3 महीने हो चुके हैं, कि हमारा मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है टिल आफ्टरनून, लंच के पहले तक आपको इंस्ट्रक्शंस क्लासेस होती है। उसके बाद आफ्टरनून का जो वक्त होता है उसमें जो है आपके डाउट क्लियरिंग के सेशंस रखे जाते हैं। सो डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए टीचर जो है आपके क्लास में या जैसे भी हो, तो इसमें एक आम रुझान अपने बच्चों का जो मैंने फील किया कि बहुत कम स्टूडेंट जो है, अब क्लास में बैठने के बाद भी आप जो है 2-3 लोग 4 लोग अगर आगे पूछेंगे, वो तो सबके लिए बैठे ना फैकल्टी। आपकी जो क्लास है 30 स्टूडेंट हो, 40 स्टूडेंट हो, सबके लिए क्लास के अंदर आके बैठे हैं। इसके बावजूद भी आप लोग जो है डाउट के लिए नहीं आएंगे, ओके। तो ये कहीं ना कहीं हमारी समझ का फर्क है। ऐसे प्रोग्राम हमारी ज़िंदगी में स्टूडेंट और पेरेंट बहुत अटेंड करते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्राम अटेंड कर घर जाते हैं और थोड़ा सा ये सोचते हैं कि इस प्रोग्राम से हमें क्या मिला, तो शायद मुझे ऐसा लगता होगा कि बहुत कम स्टूडेंट है और बहुत कम पेरेंट्स हैं जो हर प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हमने इससे क्या हासिल किया। वैसे मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर बोलता हूँ, बच्चों और हमारे बच्चों को मैं अक्सर बोलता हूँ, तो मैं 2 ही बातें करूँगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये बनेगी कि वो कम से कम आज यहाँ से उठकर ये तय कर जाए कि हम सिर्फ एक ही क्या बोलेंगे उसको फैक्टर, एक ही चीज़ पर ध्यान देंगे कि हमारे बच्चे को क्लासेस के टाइम पर प्रॉम्प्ट भेजेंगे और उनको बेवजह छुट्टी नहीं लेने देंगे। और स्टूडेंट के लिए मैं एक बात करूँगा, अक्सर स्टूडेंट जब क्लास में बैठते हैं बेंचों के ऊपर, तो वो शुरुआत में कोशिश ये करते हैं कि हम लेक्चर में अपना दिमाग लगाएं और सुने। उसमें बहुत सारे बच्चे सक्सेस हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है नीट के अलावा, ये तो सब लोगों ने बोल चुके हैं कि भाई 100 बच्चे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं
कोई भी क्लास ले लो आप, सिर्फ शाहीन एकेडमी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्लास ले लो, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन 100 बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो 5 से 10 बच्चे हैं जो नीट क्रैक करेंगे। बाकी के जो 90 to 95 बच्चे हैं वो MBBS डॉक्टर तो नहीं बन रहे, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो करियर गाइडेंस जो टाइटल है उसके अंडर में सेकेंड ऑप्शन के बारे में जो एक ऑप्शन मैं बताना चाहूँगा बस उतना ही कि टीचिंग फील्ड जो है ज़्यादातर बच्चियाँ उसमें अपना करियर कर सकती हैं। तो टीचिंग फील्ड एक ऐसी फील्ड है, ये बात सही है कि क्या बोलेंगे कॉलेजेस में या स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में उतनी तनख्वाह नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट कोचिंग जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, जैसे शाहीन एकेडमी चल रही है, दूसरे और एकेडमीज चल रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग चल रहे हैं, जैसा कि मैडम ने बोले कि भाई हमारे टाइम पे ट्यूशन्स नहीं थे, सर ने भी बोले, दूसरे सर ने, लेकिन अब जो है एक एक सब्जेक्ट के लिए 10-10, 15-15 लोग अवेलेबल है कोचिंग के लिए। फिजिक्स क्या आप परभनी में तलाश करेंगे तो 15 लोग। तो टीचिंग फील्ड जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें लड़कियां बहुत अच्छे से कर सकती हैं, और न सिर्फ जॉब बोल के करें, खुद की एक टीचिंग कोचिंग क्लास आप खुद की इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेन जो चीज़ है, मतलब ये बोला जाता है कि भाई रिजल्ट आते हैं, ये सबसे मेन जो स्ट्रॉन्ग पिलर है ये स्टूडेंट का है, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। अगर वो करना चाहा तो ही होता है। और अभी साजिद सर ने बताया कि भाई प्रोग्राम हो गया, कैसा हुआ? अरे बड़ा शानदार प्रोग्राम था, अच्छा था, घर में जाएंगे 2-4 घंटे इस पे बात चलेंगी, कल से वापस बच्चे 8 बजे 7:30 की जगह पे फिर 8, 8:15, 8:30, ये ऐसे ही होता है जनरली। तो इस पे जो प्रोग्राम में टेक अवे मैसेज लेना चाहिए कि भाई आपके अंदर चेंजेस आने चाहिए। भाई क्यों कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, और क्या करते हैं पेरेंट्स से, बच्चे जो है पेरेंट्स से छुपाते हैं, झूठ बात करते हैं, वो बिल्कुल छुपाते हैं। क्लास करते हैं, बोलते हैं हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, 100 में से 99 बच्चे जो ऑनलाइन क्लास करते हैं, 99 बच्चे, उसमें से एक ही बच्चा ऑनलाइन क्लास करता है, और 99 बच्चे जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, शेयर चैट, जो शायद पेरेंट्स को मालूम होगा। ये फैक्ट है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा हार्श हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें होती है पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते, पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता। पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई मेरा बच्चा है, मेरे को धोखा कैसे दे सकता है? पेरेंट्स को धोखा देते हैं, 101% देते हैं। कितना भी अपना बच्चा रहो, लेकिन वो झूठ बात करते हैं, आओ हम पढ़ रहे, और खुद नहीं पढ़ते, और बाद में ब्लेम्स जो है स्टाफ, मैनेजमेंट, टीचर्स, इन पे सब ब्लेम करते हैं। मतलब क्या पेरेंट्स रोज उनको देखते हैं, चेक करते हैं बच्चे को घर पे जाके, भाई आज तुमने क्या पढ़े बोल के, तुम कहाँ थे? कभी रैंडमली शाम में चक्कर मार लिए? नहीं, कभी नहीं। फिर बाद में कब आते लड़ने को? 2 साल के बाद, भाई आप लोगों ने बराबर नहीं देखे, आपने ये नहीं करे, आपने वो नहीं करे। ये सब चीज़ें होती है, आप रेगुलर वॉच नहीं करते। कंटिन्यूसली आपके टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं मोबाइल पे। आप लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, पेरेंट्स है क्या? जो लोग नहीं है पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में, वो ऐड हो जाइए। डाटा इज फुल, प्लीज डिलीट सम मैसेजेस। आई डोंट वांट कि कोई मैसेज डिलीट करे। जो भी पीछे मेरे मौका हज़रात ने आप लोगों से कहा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि सब ने जो ज़रूरत थी, और मेरी जो ख्वाहिश थी दरअसल कि एक ऐसा प्रोग्राम लिया जाए जिसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को काउंसलर हज़रात, गाइड हज़रात के ज़रिए से आप लोगों तक वो बात पहुँचे कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छे से मेरे मौखर लोगों ने कहा, जिसमें अकबर सर, नजमुद्दीन फारूकी सर, शेख मारूफ सर, चिश्ती सर
और तमाम लोगों ने इस बात पर पूरी तरीके से इस बात पर मरकूज़ किया कि स्टूडेंट और पेरेंट्स ये दोनों को एक जगह एक चीज़ पर अपने को समझना चाहिए कि हमारा लड़का या लड़की, उसका सिचुएशन, उसका स्टैंडर्ड या उसकी क्या सलाहियत है। मैं वैसा हमेशा जितनी हमारी मीटिंग्स बच्चों से होती है, फैकल्टी से होती है, इंडिविजुअल भी होती है, मेरे अपने कंसल्टेशन में भी होती है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ये बात कि देखिए, तकदीर और किस्मत लिखी जा चुकी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और तकदीर और किस्मत अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और मसलहत से हर इंसान के लिए बनाया। किसको क्या देना है, तालीम के ज़रिए से, रिस्क के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, सलाहियत के हिसाब से, वो बेहतर जानता है कि किसको क्या देना है और क्यों देना है, ये वो बेहतर जानता है। और उसकी वो हिकमत और मसलहत ही है कि उसने सबको डॉक्टर बनाकर नहीं रखा, इंजीनियर बनाकर नहीं रखा, किसको, वरना हमको मुश्किल हो जाती है। हमको टेलर नहीं मिलता, प्लम्बर नहीं मिलता, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता, और दूसरे मैसन नहीं मिलता, कारपेंटर नहीं मिलता। तो दुनिया में हर आदमी एक दूसरे पर मुनहसर है, एक दूसरे की गर्ज को पूरी करता है। लेकिन मैं ये मुस्तकिल बोलता रहता हूँ कि आदमी की जो भी सलाहियत है, काबिलियत है, उसमें उसका परफेक्शन होना ही चाहिए। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।